माला, मैं खेत पर जा रहा हूँ, फसल देख कर आता हूँ। इस बार मैंने खेत पर कई तरह की सब्जियां लगाई हैं, उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी। ठीक है, अगर कुछ सब्जियां तैयार हो गई हो तो उन्हें घर ले आइएगा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुरेश घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। सुरेश के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में सुरेश ठंड के मारे कंपकपाने लगा। वो फौरन झोपड़ी के अंदर आ गया। क्या हुआ, आप गए नहीं? बाहर बहुत ठंड है, बर्फ गिर रही है। इतनी ठंड में मेरे खेत पर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। पैरों में चप्पल नहीं है, जमीन पर पैर नहीं रखे जा रहे। कोई बात नहीं, आप यहाँ चूल्हे के पास बैठ जाइए, इससे आपको ठंड से राहत मिलेगी। सुरेश चूल्हे के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन चूल्हा भी कब तक जलता। माला चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। पानी गर्म हो जाने के बाद उसने चूल्हा ठंडा कर दिया। चूल्हे की गर्म राख के पास बैठकर भी सुरेश को आराम मिल रहा था। तभी 5 साल का दीपू नींद से जाग जाता है। माँ, उठ गया बेटे? चल, मैंने नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है, जल्दी से नहा ले। दीपू जल्दी से नहा लेता है। नहाने के बाद, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माला दीपू को कुछ भुने हुए चने देती है। नहीं माँ, मैं ये चने नहीं खाऊंगा, कल भी यही खाया था। ठंड के मौसम में मेरे दोस्तों के घर गरम गरम आलू के पराठे, मेथी के पराठे और न जाने क्या क्या बनता है और उन्हें खाने को मिलता है। तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाती हो, मुझे भी गरम गरम पराठे खाने हैं। दीपू बेटा, बाहर बर्फ पड़ रही है, थोड़ी देर में मौसम सुधर जाएगा तो मैं खेत पर जाऊंगा और कुछ सब्जियां तोड़ कर लाऊंगा है। तब तुम्हारी माँ तुम्हें पराठे बनाकर खिला देगी बेटा। ठीक है बाबा। सुरेश कुछ देर इंतजार करता है। दिन चढ़ने के बाद बर्फबारी रुक जाती है और हल्की धूप निकल आती है। सुरेश अब अपने खेत पर जाता है, लेकिन वहां जाकर सुरेश हक्का बक्का रह जाता है। उसकी सारी सब्जियां बर्फ से ढकी हुई थी। सुरेश जल्दी जल्दी सब्जियों से बर्फ हटाता है, लेकिन सारी सब्जियां गल चुकी थी। ये देखकर सुरेश बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या घर लेकर जाऊंगा? थोड़ी देर तक रोने के बाद सुरेश घर आता है। उसकी रोनी सूरत देखकर माला पूछती है, अजी क्या हुआ, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माला, हम बर्बाद हो गए। लेकिन हुआ क्या है? सारी सब्जियां बर्फबारी के कारण गल गईं, सारी सब्जियां बेकार हो गई। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? इस बार मैंने खेत में कई तरह की सब्जियां लगाई थी, सोचा था कि मेरी टोकरी में कई तरह की सब्जियां होंगी तो लोग खरीदने आएंगे, लेकिन सब चौपट हो गया। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। सुरेश और माला परेशान थे, लेकिन नन्हा दीपू तो इंतजार कर रहा था कि आज उसे भरवा पराठे खाने को मिलेंगे। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था और कह रहा था, आज मेरे घर भी पराठा बनेगा। माँ ने कहा है कि वो मुझे भरवा पराठे बनाकर खिलाएगी। मेरे बाबा सब्जियां लाने गए हैं। तभी दीपू का दोस्त कहता है, मेरी माँ तो आज पनीर के पराठे बनाएगी, बाबा आज पनीर लाए हैं। पनीर के पराठे? दीपू उसी समय घर आता है और माला से कहता है, माँ आज मुझे पनीर के पराठे खाने हैं, पनीर के पराठे बनाओ ना। दीपू बेटा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तेरे लिए पनीर के पराठे दूसरे दिन बना दूंगी। हाँ? नहीं माँ, तुम रोज यही बोलती हो और फिर कभी पराठे नहीं बनाती। दीपू रोने लगता है। तभी सुरेश उससे कहता है, रो मत दीपू बेटा, मैं तेरे लिए बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। सुरेश घर के बाहर जाता है और कुछ तलाश करने लगता है। तभी उसका दोस्त आनंद उसे दिखाई देता है। अरे सुरेश, आज तू सब्जियां बेचने नहीं आया? तुझे ही ज्यादा ठंड लग रही है क्या? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मेरी सारी सब्जियां बर्फबारी में खराब हो गई। मेरे पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तक कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दीपू पराठे खाने की जिद कर रहा है। ऐसी बात है तो मेरे पास ये 2 बैंगन बचे हुए हैं, ये तू ले जा। पराठे ना सही सब्जी रोटी बना लेना और दीपू को खिला देना। आनंद अपनी टोकरी से 2 बैंगन निकाल कर सुरेश को दे देता है। सुरेश बैंगन लेकर घर आता है और माला को दे देता है। इस बैंगन से भरवा पराठे बना देती हूँ, घर में थोड़ा सा आटा रखा है। बैंगन के पराठे? दीपू बेटा, हमारे पास अभी यही 2 बैंगन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बैंगन के पराठे बना देती हूँ, तू खाकर तो देख फिर कहना। माला उन 2 बैंगनों से पराठे बनाती है। हालांकि माला ने भी बैंगन के पराठे पहली बार बनाए थे। उसने पराठे बनाकर जब दीपू को खाने के लिए दिए। माँ ये पराठे तो बहुत अच्छे हैं, ठंड के मौसम में गरम गरम बैंगन के पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दीपू ने बैंगन के 2 पराठे खा लिए। आटा सिर्फ इतना ही था कि बैंगन के सिर्फ 4 पराठे बन पाए थे, जिसमें से 2 पराठे दीपू ने खा लिए थे। माला ने एक बैंगन का पराठा सुरेश को दिया और एक पराठा खुद ले लिया। दोनों खाना शुरू करने ही वाले थे कि किसी ने कुंडी खटखटाई। इस समय कौन होगा? मैं देखता हूँ। सुरेश दरवाजा खोलता है तो बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। बेटा, बाहर बहुत ठंड है, क्या मुझे थोड़ी देर अपने घर में रहने दोगे? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, आइए ना। बाबा घर के अंदर आ जाते हैं। बाबा ये लीजिए, बैंगन का पराठा खा लीजिए। तुम्हारा कल्याण हो बेटी। बाबा बैंगन का पराठा खा लेते हैं। बैंगन के पराठे बहुत स्वादिष्ट बने हैं, एकदम करारे हैं। सुरेश अपना पराठा भी बाबा को दे देता है। बाबा आप ये पराठा भी लीजिए। बाबा बैंगन का दूसरा पराठा भी खा लेते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति थी, शायद उन्हें बहुत भूख लगी थी। उस दिन भी माला और सुरेश को भूखा रहना पड़ता है, लेकिन घर आए अतिथि को संतुष्ट देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। बाबा मैं आपका बिस्तर लगा देता हूँ, आप आराम कर लीजिए। सुरेश बाबा के लिए बिस्तर लगा देता है और सभी लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। बाबा हमें माफ कर दीजिए, आज आपको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेटी, माफी किस बात की? मैं तो तुम लोगों का आभारी हूँ। कल तुम दोनों ने खुद भोजन ना करके मुझे अपना भोजन करा दिया। तुम्हारे हाथ के बने बैंगन के पराठे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम दोनों सदा सुखी रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहेगा। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। माला मैं खेत पर जाता हूँ, खेत साफ करके फिर से फसल लगानी होगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और फसल भी जल्दी तैयार होगी। माँ बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है दीपू बेटा, तू भी चल। पूरा परिवार खेत की तरफ चल देता है। तीनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनके खेत में बैंगन ही बैंगन फले हुए थे। कल तक तो यहाँ सारी फसल खराब हो चुकी थी, फिर आज यहाँ ताजे ताजे बैंगन कहाँ से आ गए?
कहीं ये चमत्कार उस बाबा के आशीर्वाद के कारण तो नहीं हुआ? तुम ठीक कह रही हो माला, ये सब उन बाबा के आशीर्वाद का फल है। अब मैं रोज बैंगन के पराठे खाऊंगा। माँ, तुम आज भी बैंगन के पराठे बनाओगी ना? हाँ दीपू बेटा। सुरेश और माला सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। तभी एक चमत्कार और हुआ। वे दोनों जितने बैंगन तोड़ते, पौधों में उतने बैंगन फिर से उगाते। माला, ये तो कभी ना खत्म होने वाले बैंगन है। कुछ बैंगन तू साड़ी के आंचल में रखकर घर ले जाए। आज भी बैंगन के पराठे बना लेना, बाकी बैंगन मैं बाजार में बेच कर आता हूँ। ठीक है। माला कुछ बैंगन लेकर दीपू के साथ घर आ जाती है। बाकी बैंगनों को टोकरी में लेकर सुरेश बाजार जाता है और उन्हें बेच देता है। घर आते समय वो आटा खरीद लेता है। उस दिन माला ढेर सारे बैंगन के पराठे बनाती है और तीनों भरपेट बैंगन के पराठे खाते हैं। बैंगन के पराठे की खुशबू से पड़ोसी भी सुरेश के घर खींचे चले आते हैं। अरे भाभी जी, क्या बन रहा है? बाहर तक खुशबू आ रही है। भाई साहब, बैंगन के पराठे खा रही हो, आप भी खा लो। आनंद एक बैंगन का पराठा खाता है। भाभी जी, मैंने बैंगन के पराठे पहली बार खाए। सच मानो, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। आप बैंगन के पराठों की ठेली क्यों नहीं लगा लेती? आनंद ठीक कह रहा है। माला और सुरेश के खेत में अब इतने बैंगन होते थे कि बेचने के बाद भी बच जाते थे। माला ने उन बैंगनों के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दिया। गांव में उनके बैंगन के पराठे सबने बहुत पसंद किए। लोगों ने हाथों हाथ बैंगन का पराठा खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह माला और सुरेश की गरीबी दूर हो गई थी। चाय पी लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। कपकपाती ठंड में रमेश स्टेशन पर गर्मा गर्म चाय बेच रहा था। चाय की केतली से धुआं निकल रहा था। स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी और ट्रेन के अंदर से एक आदमी ने चिल्लाकर रमेश को बुलाया। चाय वाला, जल्दी यहाँ आ। रमेश दौड़कर खिड़की के पास गया और बोला, हाँ मालिक, कितने चाय चाहिए? 5 कप दे दे, जल्दी दे। रमेश ने 5 कप गर्म चाय दी और वो आदमी चाय की चुस्की मारने लगा। उसके दोस्त लोग भी गर्म चाय का मजा लेने लगे। मालिक, पैसे दे दीजिए, मुझे और भी चाय बेचनी है। अरे रुक जा, क्या पैसा पैसा करता रहता है? पहले चाय पी लेने दे। पैसे दे दीजिए मालिक, अभी ट्रेन निकल जाएगी। अरे रुक जा भाई। उस आदमी ने रमेश को पैसे नहीं दिए। तभी ट्रेन की सीटी बज गई और ट्रेन स्टेशन छोड़ने लगी। रमेश ट्रेन के साथ दौड़ने लगा। मालिक, पैसे दे दीजिए मालिक, पैसे दे दीजिए। नहीं दूंगा। भागते रहे, नहीं दूंगा। रमेश दौड़ता रहा और ट्रेन स्पीड पकड़ निकल गई। रमेश बहुत स्पीड से दौड़ रहा था। उसका पैर फिसल गया और वो पटरी पर गिर पड़ा। उसकी सारी चाय गिर गई और उसका दाहिना पैर टूट गया। मेरा पैर। आसपास के लोग दौड़कर आए और रमेश को उठाकर अस्पताल ले गए और सुबह से रमेश की जितनी कमाई हुई थी वो सब पैर पर प्लास्टर करने में ही खर्च हो गए। रमेश लंगड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी बीवी सरला और 2 जुड़वा बेटी नीतू और नीलू उसके इंतजार में थे। रमेश को इस हालत में देखकर वो सभी चौंक गए। अरे ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये? और क्या बताऊं सरला, गरीब के साथ तो ऐसा ही होता है। रमेश ने बताया कि कैसे उस आदमी की वजह से वो पटरी पर गिर गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ? गरीब के पेट पर लात मारकर इन लोगों को क्या मिलता है? पता नहीं सरला, जिसके पास पैसे हैं वो अपने आप को भगवान समझता है। पता नहीं हम पर भगवान कब दया दिखाएंगे। बेटी माफ करना, आज मैं खाने के लिए कुछ नहीं ला पाया। कोई बात नहीं बाबा, हम खाली पेट सो जाएंगे। हाँ बाबा, बस आप ठीक हो जाओ। चारों बिना कुछ खाए भूखे पेट सो गए। बाहर ठंड बढ़ रही थी और उस ठंड से जैसे हड्डी तक कांपने लग गई थी। चारों के पास फटा हुआ कंबल तो था, लेकिन उससे ठंड में आराम नहीं मिलने वाला था। इतने में अचानक से बर्फ का तूफान शुरू हो गया और झोपड़ी की छत हवा में उड़ गई और घर के अंदर बर्फ गिरने लगी। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? छत ही गायब हो गई। अब हम क्या करेंगे बाबा? कैसे भी करके छत ठीक करवाना होगा, नहीं तो इस ठंड में हम कैसे रहेंगे। रमेश छत ठीक करवाने के बारे में सोच रहा था और तभी अचानक से ठंडी हवा का एक झोंका आया और पूरी झोपड़ी ही टूट गई। लेकिन अब रमेश के पास अपने परिवार को लेकर रहने की कोई जगह नहीं रही। ये क्या हुआ हमारे साथ? ऐसा क्यों हुआ? हे भगवान, हम गरीब हैं तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? सरला, ये समय भगवान पर गुस्सा करने का नहीं, उन पर भरोसा रखने का है। चलो सरला, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। कहाँ जाएंगे? हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। स्टेशन के पास हमें जगह मिल सकती है सरला, हिम्मत मत हारो, चलो मेरे साथ। रमेश और सरला अपनी दोनों बेटियों को लेकर स्टेशन के पास चले गए। सरला बस चाय बनाने की चीजें ही साथ ला पाई, लेकिन उसके पास गैस नहीं थी। पहले तो उन्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। स्टेशन में सभी को बिठाकर रमेश लंगड़ाते हुए रहने का इंतजाम करने चला गया और स्टेशन से थोड़ी दूर जाते ही उसे एक ट्रेन की बोगी दिखी। वो बोगी वहाँ बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, उसमें जंग लग गया था। हम इस ट्रेन की बोगी में रह सकते हैं, इधर कोई आता जाता नहीं है, हमें कोई परेशान नहीं करेगा। वो सरला और अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस बोगी के अंदर घुस गया। अंदर जगह तो बहुत थी, लेकिन बहुत दिनों से इस्तेमाल न होने के कारण बहुत गंदगी हो रखी थी। माँ, हम दोनों सब कुछ साफ कर देते हैं। हाँ माँ, देखना एकदम चकाचक कर देंगे। कपकपाती ठंड में बिना स्वेटर के कांपते हुए दोनों बच्चियों ने पत्तों से सब कुछ साफ कर डाला और उसी बोगी में चारों ने रात बिता दी। अगले दिन सुबह सुबह बच्चियों को बहुत भूख लग गई। माँ, हमें भूख लगी है, हमने कल से कुछ खाया नहीं है, बाबा कुछ कीजिए ना। रमेश के पास 1 रुपया भी नहीं था। सरला के पास चाय बनाने की चीजें तो थी, लेकिन गैस नहीं थी। मैं चाय बना सकती हूँ, लेकिन मुझे चूल्हा चाहिए। क्यों ना लकड़ी के चूल्हे का इंतजाम करें, लकड़ी के चूल्हे पे चाय अच्छी बनती है। ठीक है, हम दोनों लकड़ियाँ ढूंढ कर लाते हैं। दोनों बच्चियों ने इधर उधर से लकड़ियों का जुगाड़ किया और उन्हें जलाकर सरला लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाने लगी। चाय में थोड़ी सी अदरक और इलायची डालने के बाद एक अच्छी महक चारों तरफ फैल गई और वो महक स्टेशन मास्टर के ऑफिस तक पहुंच गई। अरे वाह, चाय की बढ़िया खुशबू आ रही। स्टेशन पे ऐसी चाय क्यों नहीं मिलती है? स्टेशन मास्टर खुशबू को फॉलो करते हुए उसी ट्रेन की बोगी के पास आ गए। अरे रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या बताए साहब, कल हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। आइए ना चाय लीजिए, सब कुछ बताता हूँ। और गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय में चुस्की लगाने के बाद वो खुश हो गए। अरे वाह, चाय तो बढ़िया है। रमेश, तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ रह सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। लेकिन दिक्कत तो अभी शुरू हुई थी। थोड़ी सी चाय लेकर रमेश लंगड़ाते हुए स्टेशन पर बेचने के लिए गया और उसकी कुछ कमाई हुई। उन पैसों से उसने अपने परिवार के लिए खाना खरीदा। लेकिन उसी स्टेशन पर एक और चाय वाला था। उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसका नाम था मोहन। ये रमेश तो फिर आ गया। ये यहाँ चाय बेचेगा तो मेरी धंधा चौपट हो जाएगी। इस रमेश का तो गेम बजाना पड़ेगा। मोहन लोकल गुंडों को जानता था। उसने उन गुंडों को रमेश को परेशान करने के लिए पैसे दिए। सारे गुंडे शाम को ट्रेन की बोगी के पास आ गए। क्या बात है साहब, चाय पीनी है क्या? चाय नहीं पीनी है, पैसा चाहिए, पैसा दे। किस बात का पैसा साहब? मैंने तो किसी से उधार नहीं लिया। ये जो तू परिवार को लेकर इस बोगी में रह रहा है ना, उसका भाड़ा कौन देगा? इस बोगी के अंदर हम पत्ते खेलते हैं, जुआ सट्टे का धंधा चलाते थे, वो सब धंधा बंद हो जाएगा ना, पैसे दे। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता पैसे। पैसे देने से मना करता है? हाँ, ये ले। गुंडों ने रमेश को मारना शुरू कर दिया और मार मार कर उसका दूसरा पैर भी तोड़ दिया। सरला उसे बचाने के लिए आगे आई तो सरला को भी 2-4 थप्पड़ पड़े और गुंडे चाय बनाने की सामग्री लेकर चले गए और बोल कर गए, सुन बे रमेश, 2 दिन के अंदर ये ट्रेन की बोगी छोड़कर चले जाना, नहीं तो जान से मार देंगे। हाँ। अब रमेश के पास चाय बनाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। रमेश चल भी नहीं पा रहा था, उसके दोनों पैर टूट गए। नीतू और नीलू रमेश को पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गई तो सब कुछ सुनने के बाद स्टेशन मास्टर ने कहा, ये जरूर उस मोहन का किया धरा है, लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। वो यूनियन का लीडर है, वो कुछ भी कर सकता है। और इस तरह रमेश की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। रमेश ट्रेन की बोगी में वापस चला गया और सरला कहने लगी, अब कुछ नहीं हो सकता, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन भगवान का वार अंत में होता है और तब एक भी शैतान बच नहीं पाता। उस बोगी के अंदर एक नलका था। वो नलका खराब पड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन उस नलके में कुछ आवाज होने लगी। माँ बाबा देखो, यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। नीतू ने नलका खोल दिया और उसमें से गरम गरम चाय गिरने लगी। सभी ताज्जुब में आ गए। अरे ये क्या, नलके से अपने आप चाय कैसे गिर रही है? उसने चाय पीकर देखा तो उसके होश उड़ गए। इतनी अच्छी चाय उसने जिंदगी में कभी नहीं पी थी। सरला, भगवान ने आखिरकार हमारा साथ दे दिया, ये जादुई ट्रेन बोगी है। रमेश उसी चाय को केतली में लेकर बेचने के लिए गया और 1 घंटे के अंदर 1000 रुपए की चाय बिक गई। मोहन ने गुंडों को बुला लिया और रमेश ने गुंडों को चाय पिला दी। चाय पीकर पता नहीं गुंडों को क्या हो गया, वो उल्टे मोहन को ही मारने लगे और मोहन को स्टेशन से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद से रमेश उसी स्टेशन पर नलके की चाय बेचता रहा और बहुत अमीर बन गया और उसने उसी बोगी के इर्द गिर्द घर बना लिया। इसी तरह जादुई ट्रेन चाय घर की मदद से वो सब खुशी खुशी रहने लगे।